आज हम बात करेंगे मॉर्गेज के बारे में, बंधक के बारे में, संपत्ति के अंतरण की विभिन्न रीतियों के बारे में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पता हो या हो सकता है कि कुछ लोगों को पता न भी हो। किसी भी संपत्ति, जब आप टीपी एक्ट पढ़ते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ते हैं, तो अचल संपत्ति के अंतरण की जो अलग अलग रीति आप देखेंगे तो वहां पे संपत्ति के अंतरण की 5 रीति बताई गई, जिसमें आप विक्रय के बारे में पढ़ते हैं, फिर पट्टा के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप बंधक के बारे में, दान के बारे में और विनिमय के बारे में आप पढ़ते हैं। तो विक्रय में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विक्रय में स्वामित्व का अंतरण है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर हम बंधक की बात करें तो बंधक में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं होता है। बंधक की परिभाषा में कहीं भी आप स्वामित्व का अंतरण शब्द आप नहीं देखेंगे, क्योंकि जब आप बंधक की परिभाषा सेक्शन 58 क्लॉज को पढ़ते हैं, धारा 58 क में इसकी परिभाषा दी गई है, तो उस परिभाषा को जब आप पढ़ते हैं तो बंधक की परिभाषा दी गई है कि बंधक विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति में हित का अंतरण, जो उधार के तौर पर दिए गए धन के संदाय या फिर दिए जाने वाले धन के संदाय को, या वर्तमान ऋण के संदाय या भावी ऋण का संदाय, या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से अगर किया जाता है तो इस स्थिति में इसे बंधक कहते हैं। और बंधक के मामले में जो संपत्ति का अंतरण करता है, अर्थात अंतरक को आप बंधक करता कहते हैं, और जिस व्यक्ति के प्रति संपत्ति का अंतरण किया जाता है उसे हम बंधकदार कहते हैं। और जो मूलधन, जो धन उधार के तौर पर लिया गया, वह मूलधन यहाँ पर बंधक धन कहलाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बंधक की इस परिभाषा में। जो कीवर्ड है, केवल हमने इस चार्ट के माध्यम से कोशिश की है केवल कीवर्ड को लिखने का, और यहाँ पर हम केवल कीवर्ड को ही डिस्कस करेंगे और इस कीवर्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि बंधक है क्या। सबसे पहले जब आप देख रहे हैं कि बंधक विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति में, अब यहां पर वर्ड यूज किया है विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति, मतलब जब भी किसी संपत्ति का बंधक किया जाता है तो वह संपत्ति अचल संपत्ति होनी चाहिए। इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट है। इसका मतलब है कि बंधक चल संपत्ति का नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि लोग चल संपत्ति को भी एज ए सिक्योरिटी किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं और उस चल संपत्ति पे किसी तरह का कोई कर्ज ले लेते हैं। अब उस स्थिति में उसे क्या कहा जाए, क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर गिरवी शब्द यूज किया गया है, जहां पर चल संपत्ति को सिक्योरिटी के तौर पर, प्रतिभूति के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती है, और उस चल संपत्ति के बदले जो ऋण लिया जाता है तो उसके लिए गिरवी शब्द यूज किया जाता है। लेकिन यही चीजें अगर अस्थावर संपत्ति, किसी अचल संपत्ति जिसमें कि मकान हो सकता है, कोई जमीन हो सकती है, अगर उसे हम प्रतिभूति के तौर पर दें, सिक्योरिटी के तौर पर दें, और उस अचल संपत्ति के बदले में अगर किसी तरह का कोई कर्ज लें, तो इस स्थिति में वह बंधक कहा जाता है। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख रहे हैं कि विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति, तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि संपत्ति अचल संपत्ति होनी चाहिए। और अस्थावर संपत्ति की परिभाषा सेक्शन 3 जब आप पढ़ेंगे, धारा 3 में अचल संपत्ति की नकारात्मक परिभाषा दी गई है। वहां पर जब आप सेक्शन 3 को पढ़ोगे तो कहता है कि अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता है। वहां पर शब्द यूज किया है कि खरा कास्ट, उगती फसलें या घास नहीं आती, तो निगेटिव डेफिनेशन बताया गया है वहां पे। लेकिन जब आप जनरल क्लॉजेस एक्ट को पढ़ते हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ते हो, और सबको एक साथ मिलाकर के आप पढ़ते हैं, तो अचल संपत्ति की परिभाषा आपको बृहद तौर पर वहां पे आपको मिलता है। तो यहां पर आप अचल संपत्ति का मतलब भूमि, भूमि से संलग्न वस्तुएं, भूमि से उत्पन्न लाभ, मार्ग का अधिकार,
मीन क्षेत्र का अधिकार, सारी चीजें अचल संपत्ति के अंतर्गत रखी गई है। तो यहां पर मॉर्गेज जब हम देखते हैं तो बंधक में इस कीवर्ड को लिखना, इस परिभाषा में कि संपत्ति अचल होनी चाहिए, और स्थावर संपत्ति को भी क्वालिफाई किया है विनिर्दिष्ट शब्द ने। इस शब्द ने, विनिर्दिष्ट शब्द लिखने का मतलब यही हुआ कि अचल संपत्ति स्पेसिफिक होनी चाहिए, और जब भी किसी भी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होगा तो वह हमेशा ही स्पेसिफिक होगा। विनिर्दिष्ट का मतलब होता है कि ऐसी कोई अचल संपत्ति जिसके बारे में पक्षकार आइडेंटिफाई किया हो, जिसके बारे में पक्षकार एग्रीड हो। कई बार आपने सुना होगा कि लोग जब प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करते हैं वहां पे मॉर्गेज डीड में लिखते हैं खाता संख्या खसरा संख्या। तो जो खाता संख्या खसरा संख्या प्रॉपर्टी का लिखा जाता है उसका एकमात्र मकसद यही होता है कि उस संपत्ति को आइडेंटिफाई किया जा सके जिस संपत्ति का मॉर्गेज किया जा रहा है। तो यहां इस परिभाषा में आप क्या देखते हैं कि बंधक विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति मतलब अचल संपत्ति स्पेसिफिक ही होनी चाहिए, जिससे कि उस अचल संपत्ति का विवरण, जब आप मॉर्गेज डीड बनाते हैं तो अचल संपत्ति का विवरण ऐसा हो जिससे कि उस अचल संपत्ति को आप पहचान सके। तो यहां पर विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति का मतलब है कि अचल संपत्ति के बारे में सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस को दिया जाना। दूसरी चीज, सेकेंड पॉइंट आप पढ़ते हैं कि हित का अंतरण। तो बंधक विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति में हित का अंतरण है। अब सवाल यह उठता है कि किस हित का अंतरण है, क्योंकि विक्रय की जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां पर एक शब्द यूज किया है, विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण। तो विक्रय में तो स्वामित्व का अंतरण होता है, लेकिन बंधक की जो परिभाषा दी गई इसमें स्वामित्व शब्द का न लिखा जाना इस बात को इंगित करता है कि बंधक में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, और इसी वजह से कहा भी जाता है वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, क्योंकि अगर आपने बंधक किया तो वह बंधक ही है, कुछ और नहीं होगा। दूसरी तरफ बेयर एक्ट में जब बंधक की परिभाषा दी गई और परिभाषा में इस शब्द को लिखना कि बंधक विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति में हित का अंतरण है, लेकिन किस हित का अंतरण है उसके बारे में मॉर्गेज की इस परिभाषा में कहीं ना कहीं साइलेंट है। विधायिका चाहती तो लिख सकती थी सीमित हित का अंतरण है, विधायिका चाहती तो लिख सकती थी पूर्ण हित का अंतरण है, लेकिन आप देखोगे ना एब्सोल्यूट वर्ड यूज हुआ और ना ही लिमिटेड वर्ड यूज हुआ है, न पूर्ण न सीमित। केवल इतना शब्द लिखना कि बंधक विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति में हित का अंतरण है। तो इसका क्या मतलब है कि किस हित की बात की जा रही है, आखिर हित की प्रकृति क्या होगी, आप हित को क्लासिफाई कैसे करोगे? क्योंकि जब आप हित की प्रकृति के बारे में बात करते हैं और जब आप बंधक के विभिन्न प्रकारों को पढ़ेंगे, जिसमें कि सिंपल मॉर्गेज, साधारण बंधक, या यूं कहें सादा बंधक, या फिर आप सशर्त विक्रय द्वारा बंधक पढ़ेंगे, भोग बंधक पढ़ेंगे, अंग्रेजी बंधक पढ़ेंगे, तो आप इन सारे क्लासिफिकेशन में आप पाएंगे कि हर एक बंधक की अपनी एक अलग विशेषता है, हर बंधक में एक अलग तरह का इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप भोग बंधक का एग्जाम्पल लें, तो भोग बंधक में जो बंधक करता है, जो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है, वह बंधकदार को उस संपत्ति को के उपभोग करने के अधिकार का अंतरण करता है, जिसमें कि बंधकदार उस संपत्ति को तब तक उपभोग करता रहेगा जब तक कि उसे बंधक धन का संदाय बंधककर्ता के द्वारा उस बंधकदार को न कर दिया जाए। तो इसीलिए जब बंधक की परिभाषा दी गई तो यहां पर केवल वर्ड हित का अंतरण हुआ। किस हित का अंतरण होगा? कब्जे का अंतरण होगा या उपभोग के अधिकार का अंतरण होगा? आखिर क्या होगा, यह डिपेंड करता है उस बंधक के क्लासिफिकेशन पर, उस बंधक के प्रकार पर, और इसीलिए वर्ड यहां पर यूज किया है हित का अंतरण। और सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बंधक में कभी भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। यद्यपि आप बंधक के विभिन्न प्रकारों में पढ़ेंगे, कहीं दृश्यता बेच देता है, कहीं एब्सोल्यूटली वर्ड आपको लिखा मिल सकता है, लेकिन बंधक तो बंधक ही है। अगर देखा जाए तो बंधक में सामान्य तौर पर सीमित हित का अंतरण होता है, लेकिन बंधक के विभिन्न प्रकारों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे हितों का
अंतरण होना। तीसरी चीज जो यहां वर्ड यूज किया है, उधार के तौर पर दिए गए धन के संदाय। सामान्य तौर पर जो बंधक होता है वह उधार के तौर पर दिए गए धन के संदाय, मतलब कई बार लोगों को पैसे की जरूरत होती है, उनके पास पैसे होते नहीं हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन पैसा नहीं है, पैसों का तत्कालिक रूप से जरूरत है। अब ऐसे सिचुएशन में वह व्यक्ति पैसा लाए तो लाए कहां से? प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी को वह सेल नहीं करना चाहता। अब कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है और उन्हें पैसा नहीं है, तो वह ऐसे लोग के पास जाते हैं जो उस गांव के सेठ हों, साहूकार हों, जो जनरली पैसा देने का काम करते हैं। तो उनके पास पहुंचकर वह कर्ज के तौर पर 50,000 रुपया, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपनी जरूरतों के हिसाब से वह पैसा मांगता है। और जो गांव का वह सेठ जी हैं, साहूकार जी हैं, वह भी आखिर किसी को कर्ज क्यों देगा? तो इस वजह से वह क्या करता है कि अगर किसी को कर्ज देता है तो उस कर्ज के एवज में उसकी संपत्ति को अपने नाम बंधक करवा लेता है, राइट। तो यहां पर जो आप वर्ड यूज करते हैं उधार के तौर पर दिए गए धन के संदाय, मतलब क्या, एक व्यक्ति है ए, यह क्या करता है बी को, एक P1 प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि यह P1 प्रॉपर्टी है, इस P1 प्रॉपर्टी का मालिक ए है और ए को 1 लाख रुपए की जरूरत है। ए बी के पास पहुंचा और कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दें। बी ने कहा कि मैं 1 लाख रुपए दे तो दूंगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसके बदले में आपको अपनी एक प्रॉपर्टी मेरे नाम बंधक करनी होगी। तो ए जब इस P1 प्रॉपर्टी का बंधक करता है तो ऐसे सिचुएशन में इसको बंधक करता कहते हैं, और जिस व्यक्ति के प्रति प्रॉपर्टी का मॉर्गेज किया जाता है इसको बंधकदार बोलते हैं। और जो पैसा 1 लाख रुपए ए ने बी से लिए, यह 1 लाख रुपया प्लस इसके साथ हो सकता है ब्याज भी, यह धन यहां पर बंधक धन कहलाता है, बंधक धन कहलाता है। और जिस विलेख के माध्यम से ए ने बी के पक्ष में वह बंधक एग्जीक्यूट की, उसको बंधक विलेख कहा जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं उधार के तौर पर जो बी ने ए को 1 लाख रुपए उधार दिए, तो उसके तौर पर धन के संदाय के लिए यहां पर प्रतिभूत करने का प्रयोजन, ये काफी मेन ऑब्जेक्ट है कि वह एज ए सिक्योरिटी ले लेता है, यहीं से एक्शनेबल क्लेम अलग हो जाता है। अनुयोज्य दावे में कभी भी प्रतिभूत करने का प्रयोजन नहीं होता है। अनुयोज्य दावा हमेशा ही अनसिक्योर्ड डेब्ट होता है, असुरक्षित ऋण होता है। और बंधक में चूंकि जब आपने एज ए सिक्योरिटी कुछ ले ली, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सिक्योर्ड आपने कर दिया, प्रॉपर्टी को आपने सुरक्षित कर दिया। अपने लोन को, जो पैसा आपने कर्ज के तौर पर दिया था, उस लोन को उस प्रॉपर्टी के माध्यम से आपने सिक्योर्ड कर लिया कि पैसा अब मेरा बुरेगा नहीं, अगर बाय द वे नहीं दिया तो उसकी प्रॉपर्टी तो है ही। फिर कहता है या दिए जाने वाले धन के संदाय को, दिए जाने वाले धन का संदाय मतलब भविष्य में पैसा दिया जाना है। प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज आज के डेट में कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि पैसा मैं तुम्हें 1 महीने बाद दूंगा, लेकिन ऐसा करो कि संपत्ति तुम बंधक मेरे नाम कर। तो दोनों ही परिस्थिति से आप यहां पर मॉर्गेज को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी चीज कहता है वर्तमान ऋण के संदाय, न केवल उधार के तौर पर जो पैसा दिया जाए उसी के लिए बंधक होगा, क्योंकि बंधक की इस परिभाषा में जब आप कीवर्ड को देखते हैं तो थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड अप्रोच दिया गया है। और एक्सटेंडेड अप्रोच की वजह से कहता है वर्तमान ऋण का संदाय, अगर किसी विद्यमान ऋण के बदले भी कोई अपनी संपत्ति का अंतरण एज ए सिक्योरिटी करता है तो वह भी बंधक है। साथ के साथ कहता है भावी ऋण का संदाय, मतलब ऐसा ऋण जो भविष्य में है। और यहां पर ऋण शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ऋण का मतलब निश्चित रकम देने के दायित्व से है। जब आप साहिब वर्सेस नूरदीन का मामला पढ़ेंगे तो उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि ऋण मतलब एक ऑब्लिगेशन है, और एक ऐसा ऑब्लिगेशन जिसके माध्यम से आप सर्टेन अमाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को देते हो।
तो यहां पर भावी ऋण का संदाय या फिर ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है। यह कहता है केवल ऋण वगैरह ही नहीं बल्कि ऐसे वचनबंध का पालन, अगर पक्षकार ने कोई वचन दिया है कि मैं अपने इस वचन का पालन करूंगा। कई बार आपने देखा होगा कि लोग गांव में या शहरों में भी किराने स्टोर से जो किराना आइटम है घर का, जो घरेलू चीज, चावल दाल या फिर आटा, साबुन, मसाला, नमक, तेल, हल्दी वगैरह जो भी हो, जो डेली लाइफ का नीड है, वह भी लोग लेते हैं। और वहां पर अगर दुकानदार कहता है कि आप पैसे दो और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो कई बार ऐसे वचनबंध का पालन वो कहता है कि मैं जो भी आप 1 साल तक मेरे परिवार के लोगों को सारी चीजें देते रहो, जो भी होगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। 1 साल में अगर 1 लाख रुपया हो, अगर 2 लाख रुपया हो, तो मैं वो 1 लाख 2 लाख रुपए आपको पे कर दूं। अब ऐसे सिचुएशन में वह दुकानदार कहता है कि आप पे कर दोगे, आपने ऐसा वचन दिया, लेकिन ठीक है, अच्छा होगा कि अगर आपके पास कोई अचल संपत्ति है तो उस अचल संपत्ति को एज ए सिक्योरिटी मेरे पक्ष में मॉर्गेज कर दो। तो यहां पर आप देखते क्या है कि एक दुकानदार कोई सामान देता है किसी दूसरे व्यक्ति को, और उस सामान के दिए जाने, चूंकि हर उस सामान की एक निश्चित कीमत होगी, तो उस निश्चित कीमत के बदले अगर उसकी अचल संपत्ति को एज ए सिक्योरिटी अपने पक्ष में संपत्ति का अंतरण करवा ले, मॉर्गेज करवा ले, तो इस स्थिति में भी बंधक हो सकता है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि मेन प्रयोजन बंधक केवल उधार के तौर पर दिए गए धन तक को ही सीमित नहीं करता है, बल्कि ऐसा धन जो भविष्य में दिया जाएगा, या वर्तमान ऋण का संदाय हो या फिर भावी ऋण का संदाय हो, या ऐसे वचनबंध का पालन हो जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा होता है, इन सारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आप बंधक देखेंगे। और मेन पर्पस है प्रतिभूत। यही चीज एक्शनेबल क्लेम से अलग करती है, क्योंकि बंधक में हमेशा ही प्रतिभूत करने का प्रयोजन होता है एज ए सिक्योरिटी, राइट, जबकि एक्शनेबल क्लेम असुरक्षित ऋण होता है। उम्मीद करता हूं बंधक के बारे में आप लोगों की समझ थोड़ी बहुत विकसित हुई होगी, और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन डिटेल्ड जानने के लिए, चूंकि बंधक के विभिन्न प्रकारों पे आप अलग अलग चीजें देखेंगे, सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, अंग्रेजी बंधक, विलक्षण बंधक, तो वो जब क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें काफी डिटेल्ड अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर करें जिनको लगता है कि उन्हें भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।